जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, हम विधानसभा के उम्मीदवार गली गली के अंदर ढूंढते हुए आज पहुंचे हैं नरेश तंवर जी पालवास, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और समय समय पर सर्व समाज के लिए कोई ना कोई गतिविधि करते रहते हैं। जैसा आपने पीछे देखा था, हमने दिखाया था कि मंदिर के अंदर भी इन्होंने कार्यक्रम किया था और सभी सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन आज कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं, सीधी बात है कि भिवानी विधानसभा से नरेश तंवर, जो कि काफ़ी पुराना और काफ़ी वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती है, तो क्या ये भी भिवानी विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं या चुनाव के विषय में इनकी क्या विचारधारा है? नरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका फौजी न्यूज़ और सीशियन न्यूज़ दोनों चैनलों पर स्वागत है। नरेश जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि क्या 2024 की भिवानी विधानसभा में आपकी क्या रुचि है, क्या राय है? क्या, क्योंकि टिकट की दौड़ में कहीं ना कहीं आपका भी नाम आता है कांग्रेस पार्टी में, तो आपकी क्या विचारधारा है? ये चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? सबसे पहले तो मैं फौजी न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं कि वो मेरे रेजिडेंस पे आके उन्होंने इस पर विचार किया। और मेन चीज जो मैं मानता हूं वो यही है कि मैं बचपन से 1982 में NSUI का प्रेसिडेंट होता था। उस समय से लगातार कांग्रेस की नीतियों में विश्वास करता हूं और बीच में जैसे कॉलेज प्रोफेसर रहा मैं और मेरे 7 डिपार्टमेंट मैंने चेंज किए, वो कई डिपार्टमेंट मेरे राजनीति की वजह से ही मतलब गए और लास्ट में मैं हरियाणा स्टेट का महाप्रबंधक रिटायर हुआ हूं। लेकिन उसके बावजूद भी सर्विस करते हुए मैं हमेशा ही राजनीति की गतिविधियों में सम्मिलित रहा और सामाजिक मेरा बचपन से ही एक हॉबी है, सामाजिक गतिविधियों में रहना। और तो मैं अब बिल्कुल पॉलिटिकल उस मैदान में हूँ और मैं बिल्कुल इच्छा है मेरी, अगर जो हाईकमान चाहेगी कांग्रेस, तो मैं भिवानी से विधानसभा का इलेक्शन लड़ूंगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि भाई पार्टी चाहेगी, अगर पार्टी टिकट देती है तो भिवानी से विधानसभा का इलेक्शन लड़ूंगा। इसी में एक चीज और मैं मेरे दर्शकों को क्लियर कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यदि पार्टी किसी कारणवश आपको टिकट ना देती है, क्योंकि पार्टी में टिकट के चेहरे तो काफी हैं, पार्टी किसी एक पर अपना विश्वास जताती है, अगर टिकट नहीं देती है तो क्या आप पार्टी के खिलाफ जाएंगे या फिर पार्टी की जैसे अब तक सेवा करते आए उसी प्रकार से रहेंगे? देखो, मेरी अपनी राय ये है कि मैं हमेशा पार्टी से जुड़ा रहा हूं। यूथ कांग्रेस के अंदर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं हरियाणा स्टेट का, कांग्रेस सेवा दल का मुख्य संगठक रहा हूं हरियाणा का। तो मेरी जो नीति है और विचार है वो कांग्रेस की है। मेरी कई बार ना चाहते हुए मजबूरी होती है, कई कैंडिडेट ऐसे आते हैं जिनकी वजह से कई बार मन नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पार्टी से हटकर आज तक मैंने कभी कोई स्टेप नहीं उठाया। बिल्कुल। अब आ जाते हैं कि यदि पार्टी आप पर विश्वास दिखाती है और जनता आपको वोट देती है, क्योंकि अभी अगर हरियाणा में बात करें या केंद्र में भी बात करें तो सीधा सीधा दो पार्टियों की ही टक्कर दिखाई दे रही है हरियाणा में, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और जोड़ तोड़ की नीति भी चली हुई है। कुछ कांग्रेसी नेता बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ बीजेपी के बड़े चेहरे कांग्रेस में आ रहे हैं। क्योंकि आज भी दो बड़े चेहरों की बात करें तो इनेलो से भी पूर्व विधायक कांग्रेस में आए हैं, राणा जी, और बीजेपी में गए हैं। और उसके बाद अनीता मलिक, अगर हम भिवानी की बात करें मुख्यली, तो अनीता मलिक बीजेपी को छोड़कर सीधा कांग्रेस की तरफ रुख कर रही है। उन्होंने आज अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है, किरण चौधरी से उनकी सीधी सीधी टक्कर रहती है। और कल भी हम बात कर रहे थे नरेश चौहान देवराला से, उन्होंने भी स्पष्ट अपनी वीडियो में कहा था कि अगर किरण चौधरी तोसाम से टिकट बीजेपी देती है तो हम उसकी खिलाफत करेंगे। तो नेताओं की जोड़ तोड़ की नीति चल रही है, कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है सीधी सीधी। अगर भिवानी की जनता
आप पर विश्वास दिखाती है और आपको एमएलए बना के भेजती है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि भिवानी के विकास के लिए आपका क्या रहेगा। जैसा कि आपने बताया चौहान साहब, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। पहले तो मैं इस विषय पे एक लाइन जरूर बोलूंगा। अब हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है कि कांग्रेस की सरकार आएगी ही आएगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर माहौल ऐसा है जो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। क्योंकि 10 साल बीजेपी को जो राज दिया, और उस 10 साल में अब मैं सीधा भिवानी पर आता हूं। हमारे जो विधायक रहे हैं भिवानी के, श्री घनश्याम सराफ जी, वो उनके क्रियाकलाप से कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। तो उसका कारण है कि कोई काम करने की एक तरीका होता है, उस तरीके का देखो, जिस व्यक्ति को काम करवाने का तरीका हो वही तो काम करवा सकेगा। तो जो सूझबूझ का बंदा है, उस बंदे को अब की बार हरियाणा के अंदर हर जगह कांग्रेस बढ़िया ढंग से टिकट देगी और कांग्रेस को लोगों का साथ मिलेगा। दूसरी बात भिवानी की, जैसे आपने पूछा भाई भिवानी के बारे में आप फिर क्या करेंगे। अगर हाईकमान ने चाहा और लोगों का आशीर्वाद रहा, तो मैं ये बता देता हूं कि भिवानी के अंदर जो पहले भिवानी नाम होता था ना, बोले कहाँ के हो भाई, चौधरी बंसीलाल का टाइम है, बोला भिवानी के, बोले बंसीलाल वाली भिवानी। ऐसा ही नाम पैदा कर दूंगा, नरेश तंवर वाली भिवानी। क्यों कि मुझे पता है कि मैं यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में, सेवा दल में, ऐसे ऐसे संगठनों में रहा हूं, जो मुझे पता है कि कैसे यूथ का कैसे भला हो सकता है। आज यूथ बेरोजगार है, ये कहते हैं कि पर्ची खर्ची नहीं चलती। मैं कहता हूं कि पर्ची खर्ची को छोड़ो, युवा का जो भविष्य है, आज जो अंधकार है, नीट की परीक्षा को लो और आप सीटेट की परीक्षा को लो, किसी भी 34 तो पेपर हरियाणा कैसे हैं जो लीक हुए, तो क्या वो युवा तंग महसूस नहीं कर रहा है? मैं कि यूथ कांग्रेस में रहा, मुझे पता है युवाओं का क्या हाल होता है। आज दूसरी बात है यूथ की, अग्निवीर की देख लो, या भर्ती, जिस भर्ती में होने के बाद नु क्या करते 3 पीढ़ी, ये हमारे साथ बैठे हमारे साथी नेत्रपाल जी, 3 पीढ़ी की नींव रखी जाती थी। जो आप भी तो फौजी न्यूज से ही हो, जो फौज में भर्ती होता, मैं फौजी का ही बेटा हूँ तो मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, तो 3 पीढ़ी की नींव मानते थे भाई, भर्ती हो गया 3 पीढ़ी मौज कराएंगे, क्योंकि अगली पीढ़ी में उसका फिर उसको वो मिलता था कंसेशन, बच्चे का वो होता था उसमें आर्मी में सिलेक्शन। तो मैं तो कहता हूँ कि उसको ही खत्म कर दिया। आज अग्निवीर की बात, जहाँ पेंशन की बात देख लो, आप फौजियों की बात देखो, 1 रैंक 1 पेंशन कहाँ गई? वो 1 रैंक पेंशन आज तीसरी बार मोदी ने वो शपथ ले ली, तो कहाँ गई? मैं तो ये कहता हूँ कि ये चीजें एक युवाओं के लिए एक आघात पहुंचा हुआ है युवा को, और वो युवा, हर युवा अब की बार कांग्रेस की तरफ नजर उठाए देख रहे हैं। और कौशल रोजगार की बात करके देख लो, तो बोले आप भी भर्ती, बोले किसकी? टीचरों की कौशल रोजगार के माध्यम। जिस बंदे को 50-60 हजार रुपए तनख्वाह मिलनी जेबीटी मास्टर को, उसको अगर 10-15 हजार में कौशल रोजगार के माध्यम से रखोगे, वो कितना पढ़ा पाएगा? क्योंकि उसकी संतुष्टि, घर के काम नहीं चलते। दूसरी बात भिवानी प्रॉपर की, भिवानी एक छोटी काशी के नाम से जाना जाता था। मेरा जो स्लोगन है वो भी यही है, हमारा लक्ष्य भिवानी का विकास। तो सभी साथियों को साथ लेकर के भिवानी का विकास हमारा लक्ष्य है। उसमें मुख्य रूप से पहली समस्या, आज गर्मी चल रही है, तो गर्मी के अंदर देखो हालात, पानी के लिए किसी के पास पीने के लिए पानी नहीं है, पानी है तो दूषित पानी है। आप रोज मट के प्रदर्शन देख रहे हो, मैं खुद प्रदर्शन करने वाले हैं, हम उनके साथ जाते हैं। SC एक्शन का भी यही होता है जी, हमारे पास साधन नहीं, हम क्या करें। तो दूसरी बात बिजली की देखो, सड़कों की हालत देखो। अब ये पानी, बारिश हुई है, बारिश में देखो आप पूरी भिवानी थलाथल भरी है, जबकि भिवानी के अंदर एक समय होता था कि पानी का एक टोपा नहीं होता था, क्योंकि भिवानी ऐसे सिस्टम से बसा हुआ था, चारों तरफ तालाब होते थे, तालाबों पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। ये 10 साल के दौरान भी बहुत हो रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि भिवानी का सीवरेज का
व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, भिवानी प्रॉपर की सफाई, सौंदर्यीकरण, मैं कहता हूं कि भाई कहीं भी मेरे को तो लग नहीं रहा ये भाई, ये बाहर की जैसे बस्तियां बोलते हैं ना, बाहरी बस्तियां, ये और जगह सभी बस्तियां क्या होगी, रेगुलाइज होगी। और हमारे भिवानी के अंदर अब भी 3 ही बस्ती, देखो भाई अब तक 3 बस्ती हुई है, जबकि बस्ती कितनी, यहाँ से आपने चेयरमैन साहब के पास से रिपोर्ट तो कईयों की जा रही है कि भाई ये करो, हमारी ये रेगुलर करो, लेकिन आज तक रेगुलर हुई हो तो बताओ। यहाँ पर बेचारे वो फौजी लोगों ने अपने बाहर से आकर वहां कुछ पैसे मिले वो लगा के एक कमरा 2 कमरे बनाए, अब उनको फोड़ने की भी दिक्कत आ रही है, बोले उनको भी फोड़ो क्योंकि उसमें नहीं है टाउन प्लानिंग में। तो ऐसे हालात, मतलब फिर विधायक को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से इस चीज को एक्शन ले और वहां जाकर और चंडीगढ़ बैठकर, यहाँ नहीं, भिवानी में बैठने से बात नहीं बनेगी, चंडीगढ़ बैठकर वहां टाउन प्लानिंग के माध्यम से इनको पास करवाए, अपने पानी के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढे। तो ये काम करना पड़ता है, ये जरूरी है। बिल्कुल, आपने तकरीबन सारी बातें कवर कर दी। इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि महिला सुरक्षा के लिए भिवानी में क्या करोगे? क्यों महिला सुरक्षा, महिला के साथ साथ एक और बड़ी बात बताना चाहता हूं मैं, व्यापारियों की सुरक्षा भी नहीं है महिला के साथ साथ। मैंने तो व्यापारी सुरक्षा के लिए धरना दिया था करोड़ीमल पार्क मंदिर के सामने। तो मैं आपको बताऊं, हर रोज व्यापारियों के डकैती और चोरी की जा रही है। तो कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता जी कहीं ना कहीं दुकान ना फटी हो। और जबकि ये भिवानी शहर इतना सुरक्षित था कि महिला रात को जाती थी तो कोई भी नुकने वाला नहीं था, आधी रात को भी आराम से जा सकती थी, क्योंकि उस जमाने में बोलते थे लोग, ये राजपूत बनिया की शहर है, तो वो राजपूत रक्षक के रूप में, बनिया व्यापार के रूप में, ब्राह्मण ये हमारी काशी को, मतलब मंदिरों को सिस्टमेटिक ढंग से चलता था, उस युग था वो। तो वो वही छोटी काशी 36 बरादरी की फिर दोबारा से हटके बनाना का हमारा मतलब मेरे दिमाग के अंदर जो है, क्योंकि मैं 60 साल के लगभग होने वाला हूं, मैं बचपन से ही इन लोगों के अंदर बैठा हूं। 36 बरादरी में मेरा अपने रसूख है, किसी जाति बरादरी विशेष से मेरा विशेष नु नहीं है कि भाई। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो भिवानी का है, मैं तो कहता हूँ हरियाणा का है, इंडिया का है, वो अपना है, और उसकी दुविधा हमारी अपनी दुविधा है और उसकी सुविधा हमारी अपनी सुविधा है। तो इस चीज पर काम करना चाहिए हर व्यक्ति ने, ये नहीं कि सिर्फ मन ने। जो भी राजनीति आजकल व्यापार बना चुके लोग, मैं तो कहता हूं कि ये समाज सेवा है। आप देखते हो मैं हमेशा समाज सेवा में बचपन से जुड़ा हुआ हूं। अपनी सर्विस के दौरान भी मैंने समाज सेवा बहुत की है और सर्विस के बाद अब भी कर रहा हूँ। पहले भी मैं कॉलेज टाइम में भी था, उस समय भी मैं समाज सेवा में लगा रहता था। बच्चों के फीस माफ कराना NSUI के माध्यम से, और जितने भी काम होते थे, बुक्स वगैरह लाइब्रेरी के अंदर, ये बहुत काम करवाते थे हम उस जमाने से ही लोग। इसीलिए नरेश भाई, नरेश कौन सा भाई, वो नरेश यार, तो इसलिए लोगों की पहचान है। बिल्कुल। तो मैं अंतिम सवाल में ये जानना चाहूंगा कि क्या 3 बार का विधायक बीजेपी का, उसको कांग्रेस का प्रत्याशी भिवानी से हरा पाएगा? क्योंकि अगर भिवानी की राजनीति देखी जाए तो हर राजनीतिक में, हर विधानसभा चुनाव में जातिगत वोट और जाति पर आकर वोटिंग होती है, क्रॉस वोटिंग भी होती है। और जब से भिवानी बना है या जब से हरियाणा बना है, तब से अगर आज तक का रिकॉर्ड भी देखा जाए तो भिवानी के अंदर बनिया समाज का ही MLA ज्यादा रहा है। तो क्या 3 बार के विधायक को इतनी आसानी से कोई भी प्रतिद्वंदी टक्कर दे पाएगा? देखो, इस पर जहां तक जाति की बात है, मैं वैसे जाति की बात 36 बरादरी की करता हूं, लेकिन जहां तक आपने प्रश्न किया है तो जरूर जवाब देंगे। आज भिवानी के अंदर डिलिमिटेशन के बाद 16 गांव और मिले हैं, तो 7 और 16 गांव मैं वो बोल गया, 16 गांव 31 गांव में से राजपूतों के हैं। तो वो मिलने के बाद भिवानी प्रॉपर राजपूतों की मानी जाती थी। लेकिन वोट होना, मेरा अपना आइडिया ये है कि आज
ब्राह्मण और राजपूत का वोट लगभग एक जैसा है भिवानी के अंदर। बढ़िया वोट कम होते हुए भी बढ़िया क्यों बनता है? क्योंकि वो अदर कास्ट को साथ लेकर चलता है। आज राजपूत 3 बार का जब आप जिक्र कर रहे हो, ये सिर्फ तीनों बार राजपूतों के सहयोग से ही ये विधायक बनता रहा है। तो मैं तो ये कहता हूं कि इसी तरह जो व्यक्ति, जो उम्मीदवार कांग्रेस सोच समझ कर उतारेगी, जो कि अदर कास्ट को भी साथ लेकर चल सके और उसको अदर कास्ट अपना मानती हो, इसी जाति बरादरी का बल्ला लगे हुआ इंसान है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो इंसान यहां इसको हरा भी नहीं पाएगी। इसको हराने के लिए ऐसा बंदा चाहिए जिस पर कोई जाति बरादरी का बल्ला ना हो, बेशक राजपूत हो या ब्राह्मण हो, चाहे बढ़िया हो, कोई भी जाति बरादरी के बल्ले से ये हारने वाला नहीं है। और जहां तक भिवानी की बात करते हैं, प्रॉपर भिवानी के अंदर तो इंडिपेंडेंट भवानी प्रताप लड़ा था इलेक्शन। इंडिपेंडेंट लड़ने की वजह से मैं ये मान कर चलता हूं, अगर जो बीजेपी का कैंडिडेट होता तो कुछ रिजल्ट और होता। उसी वजह से सर्व समाज ने उसका साथ दिया और वो कामयाब हुआ। तो यही इसी तरह का मामला यहाँ विधानसभा में होगा और मेरे को विश्वास है कि पार्टी जो 36 बरादरी को साथ लेकर चलने वाले, मैं अपना नाम लूं तो अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन लेना पड़ता है। मैं कहता हूं कि मेरी 36 बरादरी में आज भी पकड़ है, पहले भी थी, और उस चीज का पार्टी फायदा उठाना चाहेगी तो मेरे को एक उम्मीदवार के रूप में उतारेगी, तो मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई इसको मैं हरा सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी। साथियों, आपने देखा अभी नरेश तंवर जी ने भिवानी की समस्याएं और हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया। तो मैं आप सभी से चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूं कि ये नरेश तंवर जी के अपने विचार हैं, पार्टी के विचार हैं। अगर कोई साथी ये समझता है कि फौजी न्यूज़ 24 से इंटरव्यू कराना है तो वो हमारे नंबर 8059221100, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में भी देते हैं, संपर्क कर सकता है। और हमें किसी पार्टी विशेष या किसी जाति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष से कोई लगाव नहीं है। जो भी साथी हमसे संपर्क करेंगे या हम जहां तक पहुंच पाएंगे उन सभी का भिवानी विधानसभा के उम्मीदवार के तौर पर अवश्य इंटरव्यू करेंगे, ताकि भिवानी की आम जनता देखकर, सोचकर, समझकर अपना विधायक चुन सके। क्योंकि ये जो महापर्व है 5 साल में एक बार आता है, और यदि जनता गलती से किसी गलत व्यक्ति को चुन देती है तो उसका खामियाजा शहर के साथ साथ पूरे हरियाणा को भुगतना पड़ता है। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर नरेश जी और नेत्रपाल जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद।